गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग पूर्णतः स्वस्थ हैं और रुचिपूर्वक अपने अध्ययन के कार्य को कर रहे हैं। साझेदारी चैप्टर पढ़ने की सीरीज़ में हमने जिस नवीन टॉपिक को आज अटेंड किया है उसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी चर्चा किया है कि एक रीवैल्यूएशन अकाउंट है और रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड हमने वहाँ पे जर्नल एंट्री भी कराई थी। उन खातों के बैलेंस को रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्री के रूप में हमने वहाँ पे एंट्री करा रखी थी। नॉर्मली इस अकाउंट की आवश्यकता हमें जब पार्टनरशिप का एंट्रेंस कराना होगा, पार्टनरशिप के प्रवेश चैप्टर में इसकी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, परंतु जब रिकंस्टिट्यूशन किया जा रहा हो फर्म का तो वहाँ पे भी रीवैल्यूएशन अकाउंट की आवश्यकता पड़ जाती है। तो इस टॉपिक को हम आपके 4th चैप्टर में ज़्यादा विस्तृत तरीके से पढ़ाएं और यहाँ पर शॉर्टकट में पढ़ाएं तो वो थोड़ा सा बेईमानी सा लग रहा था, इसलिए मैंने इस टोटल टॉपिक को यहीं पर अटेंड कर दिया है। ये टॉपिक आपके साझेदारी के 4th चैप्टर मीन्स एंट्रेंस ऑफ पार्टनर्स में भी पूरी तरह से काम करेगा। इस वीडियो में आप देखेंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट एक्चुअली होता क्या है, किस लिए इसका निर्माण किया जाता है, इसका इफेक्ट क्या होता है बिजनेस पर। इन सारी बातों को अब हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। आप अपने नोट्स में रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में लिखने के लिए लिखेंगे कि विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने, मीन्स जो भी पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर परिवर्तन हो रहा है तो हम फर्म का रिकंस्टिट्यूशन करते हैं। या नवीन साझेदार के प्रवेश करने पर, कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो नए साझेदार के प्रवेश करने के बाद नया साझेदार फर्म से उम्मीद करता है कि हम फर्म की लायबिलिटीज को और फर्म की एसेट्स को एक्यूरेट जानने का प्रयास कर लें कि फर्म के पास वास्तव में कितनी एसेट्स हैं और वास्तव में कितनी लायबिलिटीज हैं। क्योंकि एक व्यक्ति तो किसी फर्म में प्रवेश करता है तो वो ये चाहता है कि हम किसी ऐसे बिजनेस में ना जाके जुड़ जाएं जो कि पहले से नुकसान में चल रहा हो या जिसकी लायबिलिटीज बहुत ज्यादा हो उसकी एसेट्स के अपेक्षा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में नए पार्टनर के प्रवेश करने पर फर्म का रिकंस्टिट्यूशन किया जाता है। ठीक, तो जब रिकंस्टिट्यूशन किया जाता है तो वहां पे भी हम एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, इसके लिए तैयार किया जाने वाला खाता पुनर्मूल्यांकन खाता, मींस इन सारी एक्टिविटीज को करने के लिए एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यूएट करने के बाद हम जहां पर इस आइटम्स को या इन कैलकुलेशंस को प्लेस करते हैं उसे बोलते हैं हम रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसका दूसरा नाम है लाभ हानि समायोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये तो ये बातें कि हम किस लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। अब हम आपसे बात करना चाहेंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में कौन कौन सी मदें ऐसी हैं जिनको हम मेंशन करते हैं। तो यहां पर देखें, इस खाते के डेबिट पक्ष में संपत्तियों के मूल्यों में कमी, ठीक है, एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज कर रही है, इंग्लिश मीडियम वाले समझेंगे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, संपत्तियों के मूल्य में अगर कमी हो रही हो, दायित्वों के मूल्य में वृद्धि, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, तथा अलिखित अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अलिखित दायित्व, ऐसे दायित्व जो कि अलिखित हैं। अब इनके बारे में हम समझ लें थोड़ा सा। संपत्तियों के मूल्य में कमी, सपोज दैट हमारे पास कोई एक एसेट्स थी, एसेट्स में हम फर्नीचर को ले लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक फर्नीचर था जिसकी वैल्यू थी 10,000 जब हमने उसको खरीदा था। आज के 4 साल पहले हमने इस एसेट्स को 10,000 में खरीदा था। अब आज की डेट में इसकी वैल्यू जरूर डिक्रीज हुई होगी। ठीक है, तो डिक्रीज करने के बाद उन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा। सपोज दैट उन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद इसकी वैल्यू को अपने 8,000 शो कराया है अपनी बुक्स में। लेकिन अब यहाँ पर हम रिवैल्यूएट करने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में ये एसेट्स हमारी 8,000 की है या नहीं है। ठीक है, तो एक आकलन किया जाता है। उस आकलन के अकॉर्डिंग अगर इसकी वैल्यू 7,000 आ रही है, इसकी वैल्यू उस आकलन पे 7,000 आ रही है, मींस 1,000 बुक वैल्यू से इसकी वैल्यू क्या हो गई, माइनस हो गई, डिक्रीज कर गई। तो इस तरह से अगर आकलन करने में एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, कम हो जाती है, तो इसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो कराएंगे। लायबिलिटी के मूल्य में वृद्धि हो जाए, अगर कोई लायबिलिटी है, सपोज दैट हमने ये सोच रखा था
या किसी को हमने 10,000 रुपीज का, किसी से हमने 10,000 रुपीज का लोन ले रखा था, ठीक है, और हमने उस पर ध्यान नहीं दिया और इंटरेस्ट लगने के बाद ये हो गया हमारा 12,000। मींस क्या हुआ, इस जो हमारी लायबिलिटी 10,000 की थी वो लायबिलिटी हमारी इंक्रीज करके कितनी हो गई, 12,000 हो गई। मींस 2,000 की लायबिलिटी में वृद्धि हो गई। तो ये क्या करेगा, फर्म को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है, लायबिलिटी में वृद्धि हो गई तो फर्म के लिए हानि होती है, ठीक है। तो इसको भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्लेस करते हैं। अलिखित दायित्व मींस कोई ऐसी लायबिलिटी है जिसको हम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। सपोज दैट हमने किसी से वर्क कराया है और उसे हमें पेमेंट करना था, ठीक है, तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस हो सकता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग कमीशन हो सकता है। हमें पे करना था बट हमने पे नहीं किया और वो हमारे दिमाग से मिसप्लेस कर गया और हमने उसको अपनी हिसाब किताब की पुस्तकों में रिकॉर्ड भी नहीं किया, लिखा भी नहीं। तो फाइनल टाइम पे या फिर जब नया साझेदार प्रवेश कर रहा है उस टाइम पर क्या होता है कि हमें पता लग जाता है, उस व्यक्ति ने हमसे रिकॉल कर लिया, पूछ लिया, ठीक है, तो हमें वो चीजें याद आ गई। तो याद आने का मतलब क्या है कि जो लायबिलिटी हमारी नहीं थी हमारे दिमाग में, हमारी बुक्स में नहीं थी, वो लायबिलिटी जनरेट हो गई, हमें पैदा हो गई, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज क्या करती है, फर्म के प्रॉफिट को घटाती हैं, ठीक है। इनको भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो कराते हैं। तथा क्रेडिट, ये सारे आइटम्स हमारे डेबिट साइड में जाएंगे। डेबिट पक्ष में ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस खाते के डेबिट पक्ष में, डेबिट साइड में क्या क्या दिखाई जाएगी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। तथा इसके क्रेडिट पक्ष में अब हम देखते हैं कि क्रेडिट साइड में कौन कौन से आइटम्स शो कराए जाएंगे। तो संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। सपोज दैट आपने कोई लैंड ले रखी थी, लैंड आपने ले रखी थी 1 लाख रुपीस की, ठीक है, और जब वो पार्टनर, नया पार्टनर प्रवेश कर रहा है या फिर आप फिर से रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उस दौरान जब इस लैंड की वैल्यू को कैलकुलेट किया गया, आकलन किया गया इसका, तो इसकी वैल्यू निकल गई 1,50,000, ठीक है, क्योंकि लैंड की वैल्यू तो बढ़ती रहती है। तो बढ़ने के कारण जब इसकी वैल्यू 1,50,000 हो गई है, तो ये क्या हुआ, फर्म के लिए फायदा हो गया। जो चीजें उसने 1 लाख रुपए की मान रखी थी वो चीज कितने की हो गई, 1.5 लाख की, सीधे 50,000 रुपए का फायदा हो गया। तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, इससे फर्म की वैल्यू में क्या हुआ, वृद्धि हुई, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में शो कराते हैं। अलिखित संपत्तियां, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, सपोज दैट फर्म के अंदर एक टाइपराइटर है, वो टाइपराइटर खरीदा गया था बट उसे अकाउंट्स बुक में मेंशन नहीं किया गया था। जब रिवैल्यूएशन किया जाने लगा तो वो अनरिकॉर्डेड एक एसेट्स के रूप में निकल के सामने आ गया। तो उस टाइम उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी और उस वैल्यू को फिर अपनी फर्म में आप मेंशन करेंगे तो फर्म के प्रॉफिट को या फर्म के एसेट्स को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो बढ़ाने के कारण इसकी क्या करेंगे, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर प्लेस करेंगे। तथा दायित्वों के मूल्य में कमी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, ये कैसे होगा, सपोज दैट हमने किसी से 10,000 का लोन ले रखा था, ठीक है, और उसने क्या किया, हमें डिस्काउंट दे दिया। उसने बोला कि भाई ऐसा है आप 9,000 हमें पे कर दो और आपका लोन क्या होगा, सेटल हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। मींस हमको यहाँ पे 1,000 की क्या मिली, डिस्काउंट मिल गई। तो इस तरह से हमारी जो लायबिलिटीज हैं अगर उनकी वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, किसी कारण से लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो जाती है, तो वहां पर क्या होगा, फर्म के लिए फायदा होगा, ठीक है। इसलिए इसे हम कहां दिखाएंगे, इसके क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। दायित्वों के मूल्य में कमी को दर्शाया जाता है, ठीक है। इस खाते के शेष को, जब हम इस अकाउंट को बना लेते हैं, इसका देखिए हमने एक प्रोफार्मा बना रखा है, इस पर डिस्कस करेंगे आपसे। इस खाते के शेष को जब हम इसमें एसेट्स की इंक्रीज को, लायबिलिटी की डिक्रीज को, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को, ठीक है ना, और जो भी आपके पास लायबिलिटीज में इंक्रीज और लायबिलिटीज में डिक्रीज, इस तरह की जो सिचुएशंस हो रही हैं, उन सारी चीजों को जब हम प्लेस कर देते हैं तो हमें पता लगता है कि एक्चुअल में हमें फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो भी, और अगर लॉस हो रहा है तो भी, दोनों ही स्थितियों में ये अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके उनकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मींस जो भी बैलेंस आता है उस बैलेंस को हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्लेस करेंगे, ठीक है। पार्टनर्स का प्रॉफिट है तो पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाएगा, बढ़ाने के कारण इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो कराते हैं, ठीक है। उसके लिए जनरल एंट्री भी होती है, और अगर लॉस हो रहा है यहाँ पे तो उसे भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में शो करा देंगे, क्योंकि वो पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करती है, डिक्रीज कर देती है, घटा देती है। इन सारे वर्क्स को करने के लिए हमें थोड़ा सा जानने की आवश्यकता है कि ये सारे वर्क्स जो हो रहे हैं, इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन
एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, डिक्रीज इन लायबिलिटीज या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ये सारे जो वर्क्स हो रहे हैं इनका हमारे फर्म के ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है। हालांकि मैंने इनको बोल दिया है, फिर भी रिटर्न में हम आपको दिखा देते हैं। संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि, अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करती है तो प्रॉफिट होगा, लाभ मींस प्रॉफिट होगा, और इसे हम कहां दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अलिखित संपत्तियां मींस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अगर होती हैं तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज भी हमारी प्रॉफिट है, ठीक है, इन्हें भी हम कहां दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। दायित्वों के मूल्य में कमी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, तो ये भी हमारे लिए प्रॉफिट होता है, इसे भी हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के। नेक्स्ट जो पॉइंट है, संपत्तियों के मूल्य में कमी मींस डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स को, ये हमारे लिए क्या है, लॉस है। जैसे डेप्रिसिएशन होता है तो डेप्रिसिएशन होने के कारण एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस कर जाती है। या फिर हमने भी एक एग्जांपल के माध्यम से आपको दिखाया कि एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही, अगर डिक्रीज कर जा रही है तो फर्म के लिए क्या है, लॉस है, इसलिए इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। दायित्वों के मूल्य में कमी मींस डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, सॉरी दायित्वों के मूल्य में वृद्धि, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी की वैल्यू में वृद्धि हो जा रही है तो फर्म के लिए नुकसान है, और नुकसान है इसलिए इसको हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में शो कराएंगे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अलिखित दायित्व हैं, तो इससे क्या हुआ, कोई दायित्व नया जनरेट हो गया, नया पैदा हो गया, तो वो क्या करेगा, फर्म के लिए लॉस बनेगा, लॉस बनने के बाद इसे कहां दिखाएंगे, इसके डेबिट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें रही कि ये क्या क्या आइटम्स होते हैं, इनको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहां शो कराते हैं और इनका इफेक्ट क्या होता है। अब हम देखते हैं कि ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रोफार्मा बना हुआ है, इस प्रोफार्मा को सिंपली हम लेजर की तरह ट्रीट करते हैं और इसके लिए जनरल एंट्रीज होती हैं। मींस ये सारे वर्क्स जो आपको बताए गए हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, इन सारे वर्क के लिए जनरल एंट्रीज होती हैं। अब उन जनरल एंट्रीज को हम देख लेंगे, उन जनरल एंट्रीज को हम लर्न कर लेंगे, ठीक है। अगर जनरल एंट्रीज को हम लर्न कर लेते हैं तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत इजी वे में बन जाएगा। एक दूसरा विकल्प है कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रोफार्मा को लर्न कर लें और उस प्रोफार्मा के कारण अगर हमें जनरल एंट्री बनाने के लिए बोलता है तो हम उसे जनरल एंट्री बना सकते हैं। मींस दोनों ही वर्क आप करने में सक्षम है, आप जनरल एंट्री को लर्न कर लें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बन जाएगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रोफार्मा को अगर आप लर्न कर लें तो आपकी जनरल एंट्री बहुत इजी वे में बन जाएगी। देखते हैं इसमें जितने भी पॉइंट्स हुए उन सारे पॉइंट्स के लिए जनरल एंट्री क्या करते हैं। संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर वैल्यू एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीजमेंट होता है तो आप क्या करेंगे, हम एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, मींस हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय एसेट्स, देखो यहां पे लिखा हुआ है बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है। मींस अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, उसकी रिजल्ट हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ऐसे ही संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज करती है तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएगा, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। देखिए डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है, ऐसे ही दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने पर अगर लायबिलिटी में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है कि फर्म के लिए लॉस है, इसलिए इसको हम दिखाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में, तो ये एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, मींस इसको हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो कराते हैं। नेक्स्ट है आपका दायित्व के मूल्य में कमी होने पर अगर लायबिलिटी डिक्रीज कर रही है तो लायबिलिटी डिक्रीज करना फर्म के लिए क्या है, फायदेमंद है, प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। देखिए लिखा हुआ है बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, एंट्री हो जाएगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट अलिखित संपत्ति मींस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, सॉरी अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स के लिए क्या करेंगे, हमारे लिए फर्म के लिए फायदा हो रहा है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएगा, इसलिए एंट्री हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए हमने लिखा है अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। फिर है अलिखित दायित्व होने पर मींस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अगर हो रही हैं तो फर्म के लिए लॉस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, देखिए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो कराएगी। ठीक है, अब इन इंक्रीज और डिक्रीज रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड को मेंशन करने के बाद हम देखेंगे तो हमारे पास एक बैलेंस आएगा। बैलेंस या तो डेबिट साइड में आएगा, बैलेंस या तो डेबिट साइड में आएगा, और या तो बैलेंस हमारा कहां आएगा, एक क्रेडिट साइड में आएगा। डेबिट साइड पर अगर बैलेंस आएगा तो हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा,
और अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो उसे भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, लॉस आ रहा है तो उसे भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। फिर यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट के टाइम पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर्स होंगे एबीसीडी, और अगर लॉस हो रहा है तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ऐसे ही नहीं लिख देंगे बल्कि इसके लिए जनरल एंट्री भी होगी। प्रॉफिट अगर हो रहा है तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करने पर बैलेंस ट्रांसफर किया जाता है, बैलेंस कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए यहाँ पे एंट्री करेंगे लाभ की स्थिति में, मींस अगर प्रॉफिट गेन कर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय रिवैल्यूएशन लिखकर, और ये डिवीजन के साथ जाएगा। और अगर लॉस हो रहा है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, वहां पे एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये रही इसकी जनरल एंट्रीज रिवैल्यूएशन अकाउंट की। और ये आपके सामने हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक प्रोफार्मा बना रखा है, थोड़ा सा प्रोफार्मा में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिक्रीज इन वैल्यू, अगर आप इसे भी लर्न कर लेते हैं अपने ब्रेन में, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन से आइटम्स डेबिट पे जाते हैं, कौन से आइटम क्रेडिट पे जाते हैं, फिर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप अच्छे से बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या जाएगा, इसका डेबिट साइड में लिखेंगे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स को हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। फिर बैलेंस कैलकुलेट करते हैं और उस बैलेंस को हम डिवाइड करते हैं ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और इसे हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में, लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड में। तो उम्मीद करते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उनको हमने विस्तृत तरीके से आपको बता दिया है, और उम्मीद करते हैं कि आपको वो सारी बातें समझ में भी आ गई होंगी। फिर भी यदि अगर कहीं पे आपको डाउट है तो आप अपने डाउट को क्लियर करने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, वहां पर हम आपको आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे।